था और ऐसा आपको कब से महसूस होने लगा था कि सुनील जो है उसके अंदर एक अदिति छुपी है? मैं एक छोटे से गांव से हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। जी। तो बचपन से ही मुझे फीमेल का जैसे लड़की बनने का शौक था। मम्मी बचपन में मम्मी के कपड़े पहनना, तो हमारे यहाँ घाघरा वाघरा पहनते थे, वो पहन के खूब तो आपकी जो चाल थी उस समय लड़का होते हुए हाँ, आप लड़कियों की तरह चलना, हाँ, वैसे वो कपड़े चीज़ें तो पहनना। बचपन से ही थी। खैर, लड़कियों की तरह कपड़े पहनना जैसे होता है, लिपस्टिक लगाना, तो वो चीज़ें बचपन से ही थी मेरे अंदर। तो क्लास में क्योंकि पहाड़ों में तो खैर ऐसा वर्ड छक्का वक्का नहीं बोलते हैं, लेकिन लेडीज़ लेडीज़ करके ज़्यादा चिढ़ाते थे मुझे। तो जैसे धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई, तो फिर मुझे पता लगा जैसे मैं 12-13 साल की हुई कि मैं कुछ गलत शरीर में पैदा हुई। 2018 में मैंने सेक्स चेंज किया था। उसके बाद कानून आया हम लोगों के लिए, उन चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी मिली। जब मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ तो टीचर तक चिढ़ाते थे। 2 बेटे मैंने अपने भाई के पाले। बल्कि हमारे पहाड़ में तुम्हें पता है आजकल वो जैसे होते हैं ना, बड़ा पापा और छोटा पापा, तो छोटा पापा ही कहते हैं अभी। हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं सिर्फ, या तो बैगिंग कल्चर या फिर सेक्स वर्कर। नमस्कार दगड़ियों, आजकल आप एक ट्रांस महिला, एक ट्रांसजेंडर को शहर भर में गरीबों की मदद करते हुए देख रहे होंगे। जगह जगह सर्दियों में कंबल बांटने की बात है या गरीबों को खाना देने की बात है, जगह जगह वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि आखिर सुनील से अदिति शर्मा तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? उत्तरकाशी के छोटे से गांव में रहकर ये फैसला लेना और इस तरह से जेंडर चेंज करवाना अपने आप में बहुत ही बड़ा फैसला था, जिसके लिए कई तरह के संघर्षों से वो गुजरी। तो आज सुनील, जो कि आज अदिति शर्मा है, वो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है और बताएंगे अपने सफर के बारे में। सबसे पहले अदिति जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, थैंक यू। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के समक्ष हूँ और अपनी कहानी बताऊंगी और अवेयर करूंगी लोगों को कि ट्रांसजेंडर की क्या मुश्किलें होती है और कितनी हमें वो झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं आज उत्तराखंड की नौनी के चैनल के माध्यम से सबको जन जन तक ये चीज़ें पहुंचाऊंगी। और अवेयरनेस का काम मेरा मेन मोटिव यही कि लोग भी जागरूक हो, हम लोगों को देख के, हम लोगों को सुन के। जी, ये चीज़ें जी बिल्कुल। तो कैसे सफर था? सुनील कहाँ रहता था, क्या कुछ था, और ऐसा आपको कब से महसूस होने लगा था कि सुनील जो है उसके अंदर एक अदिति छुपी है? मैं एक छोटे से गांव से हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। तो बचपन से ही मुझे फीमेल का जैसे लड़की बनने का शौक था। बचपन में मम्मी के कपड़े पहनना, तो हमारे यहाँ घाघरा वाघरा पहनते थे, वो पहन के खूब नाचती थी मैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़ी हुई, स्कूलिंग की मैंने। स्कूलिंग में भी बहुत पुलिंग होती थी हम लोगों की, मेरे साथ की जैसे क्लासमेट चिढ़ाते थे, लड़की लेडीज है। क्योंकि पहाड़ों में तो खैर ऐसा वर्ड छक्का वक्का नहीं बोलते हैं, लेकिन लेडीज़ लेडीज़ करके ज़्यादा चिढ़ाते थे मुझे। तो जैसे धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई, तो फिर मुझे पता लगा जैसे मैं 12-13 साल की हुई कि मैं कुछ गलत शरीर में पैदा हुई हूँ। मतलब मेरा अट्रैक्शन कुछ दूसरी तरफ था। जैसा होता है एक मेल फीमेल का, तो वो चीज़ अलग थी। तो फिर मैं डिप्रेशन में रहने लग गई कि मैं कुछ अलग हूँ। मुझे लगा शायद कि मैं इस दुनिया से ही अलग ना हूँ। तो धीरे धीरे करके मैंने पढ़ाई करी, मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद मैं घर से भाग गई थी ये डिप्रेशन के चक्कर से कि फिर मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने अपने जैसे बहुत सारे देखे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ इस लड़ाई में या इस दुनिया में, और भी बहुत सारे हैं। तो उसके बाद मैं देहरादून आया। मैंने कहा कुछ करना है, अपनी पहचान एक अलग चीज़ होती है, अगर ऐसी ज़िंदगी जीने में तो कोई वो नहीं होता है। तो उसके बाद मैं देहरादून आई। मैंने अपने जैसे और सारे लोग देखे देहरादून में भी, मेरे संग सहेलियाँ हैं, मेरे साथ के हैं। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसे ऐसे होता है, क्या क्या हमारे रूल राइट है, क्या क्या हमारे लिए कानून है। उसके बाद 2020 मैंने 2018 में मैंने सेक्स चेंज किया था। उसके बाद कानून आया हम लोगों के लिए, उन चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी मिली। तो आज खैर मैं सोशल वर्कर भी हूँ, अपने राइट के लिए हक की लड़ाई। एक समाज में जो एक होता है कि जैसे एक मेल फीमेल को दर्जा दिया जाता है, वैसे हमें भी दिया जाए। हम भी इंसान हैं, हम कहीं
ऊपर से नहीं आए, लेकिन तो ये चीज़ें मेरे लगी रहती है मैम। जी जी जी। अच्छा, तो जब जैसे आपने बताया छोटे से आपको लगता था, क्या आप सहेलियां लड़कियां ही बनाते थे, हाँ। उन्हीं के बीच में रहते थे? फीमेल मेरी सारी लड़कियां ही दोस्त थी, लड़के तो कभी थे ही नहीं ना, अब भी है कोई, तब भी लड़कियों के साथ थी, अब भी ऑलमोस्ट फीमेल ज़्यादा फ्रेंड है मेरी। तो आपकी जो चाल थी उस समय, लड़का होते हुए हाँ, आप लड़कियों की तरह हाँ, चलना, हाँ, वैसे वो कपड़े चीज़ें तो पहनना? बचपन से ही थी। खैर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना जैसे होता है, लिपस्टिक लगाना, तो वो चीज़ें बचपन से ही थी मेरे तो अंदर। क्लास में लड़के भी आपको छेड़ते थे? लड़के, जब मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ तो टीचर तक चिढ़ाते थे मुझे। क्या जैसे कुछ? होता था ना, गढ़वाल में कहावत है कि कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैं भूल गई, कि डागियों के साथ एक, डागी बोलते हैं ना चुड़ैल को, हाँ, चुड़ैल हाँ, के साथ डागी। एक वो भी होना चाहिए। हाँ हाँ तो मैं मेरे पास मैथ लड़कों के पास नहीं होती है, लड़कियों के पास तो मैं अकेली थी उनके साथ। तब गढ़वाली था वो टीचर भी, तो चिढ़ाता था कि बकरियों के साथ एक बोका होना चाहिए, ऐसे ऐसे गंदे गंदे हाँ, वर्ड यूज कहावतें करता इस था, वो तरह की बोल जो भी नहीं होती सकती। तो ये चीज़ें बचपन से हमारे साथ होती आ रही है, अब तक वही चीज़ें झेलती हूँ। और परिवार में कैसे लिया जाता परिवार ने तो एक्सेप्ट, पहले तो बातचीत होती थी, पहले घर भी जाती थी, लेकिन जब से मैंने सेक्स चेंज किया या कुछ ऐसे सोशल वर्कर या ऐसे ज़्यादा ऐसे कामों में रही, तब से घर वालों ने भी नाता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी नाक कटा दी भैया, हमसे अलग हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, तो परिवार लेकिन उस समय कैसे देखता था जब आप एक लड़का होकर लड़कियों की तरह हाव भाव करते थे? आपके मम्मी पापा सबको फैमिली क्या वालों को तो सबको पता होता है कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसे गुण हैं, तो माँ बाप को तो पता था। भाई भले मेरा चिढ़ता है, अभी भी चिढ़ता है, लेकिन माँ बापों को पहले से ही पता था मेरे बारे में कि मेरी हरकतें ऐसी है। अच्छा, आपने अपने भाई के बच्चे भी पाले, आप कुछ बता रहे थे स्टोरी, क्या हाँ, कुछ? 2 बेटे मैंने अपने भाई के पाले। बल्कि हमारे पहाड़ में तुम्हें पता है आजकल वो जैसे होते हैं ना, बड़ा पापा और छोटा पापा, तो बड़ा छोटा पापा ही कहते हैं अभी। अच्छा, हाँ। भाई से बातचीत होती है आप? नहीं, बातचीत तो किसी से नहीं होती है। बच्चों से? नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा, तो उसी समय पाले जब आप गाँव में थे। हाँ। और कितनी एज में आप भाग गए थे? मैं 22 साल की उम्र में घर से आ गई थी। अच्छा, ठीक है, आपने डिसीजन लिया कि ठीक है मेरे अंदर कुछ अलग है भाई, मैं महिला की तरह ट्रीट करती हूँ महिला। तो जब आपने ये डिसीजन लिया, अपने बॉडी को आपने किस तरह से चेंज किया, क्या क्या दिक्कतें आई? नहीं तो मैम, पहले हार्मोनल थेरेपी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसके बाद 1-1.5 साल तक हार्मोनल थेरेपी चलती है, उसके बाद ऑपरेटेड होते हैं। तो ये लंबा प्रोसीजर होता है, एक मेल से फीमेल में कन्वर्ट होना या फीमेल टू मेल में कन्वर्ट होना, तो लंबी चौड़ी वो होती है, और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, ये बहुत महंगी सर्जरीज होती है। अच्छा, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब वो चेंज होने में कितना समय लग जाता है लगभग पूरा? नहीं, वो तो 6 महीने में फ़र्क दिख जाता है, हमारे हेयर रिमूव हो जाते हैं और आवाज़ में भी फ़र्क आ जाता है, पूरी बॉडी अलग ही ग्लो हो जाती है फिर। अच्छा, और दर्द कितना सहना पड़ता दर्द तो एक जीवन से दूसरे जीवन में आना, तो दर्द तो ऑब्वियसली बात है, है? दर्द तो होता ही है। क्या इंजेक्शन लगते हैं? इंजेक्शन भी लगता है, ऑपरेटेड भी होती है। मैं अच्छा, आपने क्या कराया? दोनों चीज़ें है मेरे पास। अच्छा, दोनों कराया है हाँ। आपने, ऑपरेटेड भी और इंजेक्शन जी। भी। और लगभग कितना खर्चा आ जाता है पूरे इसमें? मैक्सिमम 5 लाख रुपए दोनों सर्जरी में। अरे बाप रे। जी। और किसी के पास नहीं है और वो चेंज करना चाह रहा है, तो कोई ऐसा? इसीलिए हम लोग ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, अफोर्ड हम कर नहीं पाते हैं, कहीं जॉब मिलती नहीं है, और फिर या तो वही बैगिंग कल्चर, ताली बजाना, या फिर सेक्स वर्कर ही, और ये 2 रास्ते खुले होते हैं हमारे लिए। तो बहुत सारी ये है कि टाइम से पता चल जाता है अपने बारे में, तो चेंज भी करा लेते हैं। बैगिंग कल्चर को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कोटा नहीं मिलता है, हमें कहीं जॉब नहीं मिलती है, तो इसीलिए वही ताली बजाना और भीख मांगना, या रेड लाइट पे कहीं खड़े होना, वही लाओ बाबूजी और दो बाबूजी। बिल्कुल। अच्छा, आपने सेक्स वर्कर वाली बात एक बहुत सही कही, जैसे ये कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, कोई भी जरूरत पड़ती है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है कि अगर हमें ताली बजाना मंजूर नहीं है तो हम चोरी छुपाई सही लेकिन एक सेक्स वर्कर का काम ही करें? हाँ, मैंने भी किया है, मैं काफ़ी इन्वॉल्व रही हूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा है कि ये ज़िंदगी नहीं होती, एक सेक्स वर्कर की लॉन्ग टाइम नहीं होता, ये चीज़ें तो कुछ टाइम के लिए होता है, 4 साल 5 साल, उसके बाद तो कुछ ना कुछ हमें करना ही होता है। तो मैंने डिज़ाइनिंग भी की है, वैसे मेरा बुटीक भी था पहले, अब तो खैर बंद कर दिया। तो मैं इंडिविजुअली ज़िंदगी जी रही हूँ, और कोई वो नहीं कि ये चीज़ है मैम। ट्रांस वुमेन में अगर आप मतलब इस सेक्स वाले काम में जाते हैं एज अ सेक्स वर्कर, तो आपको क्या लगता है कि लोग उतना पेमेंट कर देते हैं या फिर कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? किस किस तरह के लोग मिलते हैं? नहीं, उस लाइन में भी वो अच्छे भी लोग मिलते हैं और बेकार भी लोग मिलते हैं, फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा मिलते हैं।
फंसाने वाला ज़्यादा मिलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं और अपना हाँ, मतलब निकाला और वही छोड़ जानना दिया। चाह रही, हाँ। ऐसे लोग ऐसे बहुत मिलते हैं। और मेरे साथ मेरी सहेली, मेरे बहुत सारे ऐसे ट्रांस कम्युनिटी है कि लोग हमारे साथ फ़ायदा लेने के लिए आते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, खर्चा उठाएंगे, इसीलिए हमसे लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। और कई बार इनडायरेक्ट वे में आपको भी इस काम में शायद अब प्यार के जाल में फंसा के, प्यार की बातें करके आपको भी ले जाते होंगे कि एज अ सेक्स वर्कर परोस दिया किसी के हाँ सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है। और एक बार तो मसूरी में हुआ था, 3-4 लड़कों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन वो तो शुक्र था कि बच के निकल गई थी। कैसे निकले आप, क्या कुछ था वो हादसा? एक बंदे से बात होती थी, मिलने बुलाया, पिछले नए साल की बात है, मैं चली गई तो वहाँ 3-4 लड़के और थे साथ में, दारू पी रखे थे, उन्होंने गन वन निकाल दिया था। तो जैसे होता है ना कि मैंने कभी भी डरना नहीं सीखा है किसी से, तो मैंने हल्ला कर दिया था। तो होटल में रुकी थी, तो फिर सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया, तो वहाँ से मैं बच के निकल गई थी। कभी ऐसा हुआ किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ मैम, मेरे साथ कभी ब्लैकमेल तो नहीं किया किसी ने आज तक। टचवुड यही रहा कि कभी मेरे साथ ऐसा वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो भी हुआ मैंने फेस करा है लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कि मैंने कभी इलीगल कुछ ऐसा करा हो। ये चीज़ है, कोशिश करी है बतेरों ने, लेकिन मैं उनसे चार कदम आगे निकल गई। अच्छी बात है, तभी आप इतना खुल के बता भी पा रहे हो। अच्छा, आपकी तरह की कई और ट्रांस वुमेन भी होंगी जो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर के काम में ना चाहते हुए भी फंसती जा रही है, क्योंकि पैसा हमारी ऐसी नीड हो गई है कि हमारी बॉडी से लेके हर चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैम हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं सिर्फ, या तो बैगिंग कल्चर या फिर सेक्स वर्कर, या शरीर बेचो या ताली बजाओ। तो जैसे आजकल मोदी सरकार, गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ ट्रांसजेंडर के लिए राइट बनाए हैं। अभी मैं सीएम से भी मिलके आई 2-3 बार, कई जगह ऑफिसों में जाती हूँ, मैंने कहा हमें भी कोटा दो, हम भी भाई पढ़े लिखे हैं, तो जॉब तो चाहे गार्ड की नौकरी दो, हम जैसे इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर आजकल पढ़े लिखे सब है। तो यही चीज़ें लगी हूँ मैम, प्रोसीजर पे अगर कहीं हो जाता है तो देखते हैं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। ऐसे कोटा निकलेंगे तो शायद ये सेक्स वर्कर और बैगिंग कल्चर जो है वो हट सके, क्योंकि ऐसे भी ट्रांसजेंडर हैं जो काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक समय में वो उस चीज में फंसे, वो उस चीज को मानते भी हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उस दिशा में वो लोग बढ़ गए। अच्छा, एक ट्रांसजेंडर को अपने जीवन में कितनी दिक्कतें आती है, क्योंकि आप एक सुनील के शरीर से अदिति के शरीर में आए हैं, तो कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी? मैम अभी मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं जहाँ कर रहती हूँ तो मेरे घर में एक मेड काम करती है, वो भी ट्रांसजेंडर ही, खाना जो बनाती है। तो कार की चौक पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो गिर गई वो एक्टिवा से। तो उसको उठाने के लिए कम से कम 10-11 जने इकट्ठे हुए। जब पास जाके देखा कि ट्रांसजेंडर है तो सारे भाग गए। जब घर आके मुझे उसने ये बात बताई ना कि दीदी मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ, तो मुझे बहुत रोना आया कि यार एक इंसान तो है, हम भी माँ बाप है हमारे माँ बाप तो नहीं थे ऐसे, हम निकल गए तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये जो समाज और हमारे बीच की दूरियां है, ये ख़त्म हो जल्दी से जल्दी। और जैसे आप लोग अपना व्यवहार बदलो, हम भी अपना तरीका बदलें। वही एक्सेप्टेंस, भैया 2 हाथ हमारे 2 पैर, मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ, चाहे मुझे कहीं झाड़ू पोछा ही मिल जाए, तो अपना अपना काम होता है मैम, ये चीज़ें होती है। तो कहीं मुझे अभी तक चुभती है कि कहते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए, लेकिन हम वही पिछड़ी जिंदगी में, वही धुतकारी वाली, वही गैरत नज़रों से लोग हमें देखते हैं कि अरे वो जा रहा, अरे वो तो आदमी ना औरत। तो ये चीज़ें कमेंट पास रोज होते हैं मेरे साथ, और हर कोई मुझे देख के हंसता है, भद्दे कमेंट कसता है। लेकिन मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम बोल लो जो भी बोलना है, हंसोगे तो तुम्हारे जो भी हंसो, चाहे कुछ भी करो, अब मुझे इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी सोच। और ये तो आपने बिल्कुल ऐसा हादसा बताया, इंसानियत कहाँ चली गई। 10-11 लोग आए, मतलब उठा लेते तो क्या जाता। वही तो, एक ह्यूमन बीइंग तो आप किसी की भी मदद कर सकते थे, गिरे हुए इंसान को कोई भी उठा सकता, तो ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अभी मैं देखती हूँ आप धार्मिक गतिविधियों में भी एक्टिव रहती हैं। कालिका मंदिर में आप मेरे को मिली थी, और आप सामाजिक में भी रहती हैं, और अभी जो आपका फूड वैन खोलने का भी इरादा है, तो क्या कुछ है वो फूड वैन वाला कॉन्सेप्ट आपका? वो मैम ये है कि जैसे मैं अपना एक बिजनेस करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फूड वैन के लिए अप्लाई किया जाए। तो खादी ग्राम उद्योग की तरफ से एक मैम है वहाँ, जैसे आप हो वैसे मेरी बहुत अच्छी वो, उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि अदिति एक इंडिविजुअल ज़िंदगी जी, बहुत सारे उन्होंने ये चीज़ें करी है। तो फिर मैंने भी अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट करे, तो लोन पास हुआ मेरा अभी ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना बिजनेस करूँ, और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे 10 लोग और करें,
समाज में एक अच्छी पहल हो। तो ये चीज़ है। मैं अभी फूड बैंक का भी होने जा रहा है मेरा। तो ये चीज़ कहाँ पे है लगने वाली है फूड ये बैंक? कोई कार के चौक पे, इधर इंद्रेश वाली रोड पे। मैं महंत जी से भी मिल के आई, वहाँ से परमिशन भी लेके आई, गामा जी से मिली बाकायदा। मैंने कहा ऐसा काम करूँ कल के दिन कोई उंगली ना या छेड़े ना, कोई हाथ ना, ये चीज़। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि फूड वैन का काम तो मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम, हाँ, लेकिन लोग कितना जो है हाँ, यही चीज़ में डर यही है हम्म। कि लोग खाने कम और गुर्राने ज़्यादा आते हैं। ये वही। चीज़ है। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप पे एक शॉर्ट फिल्म भी बन रही है, हाँ, क्या कुछ मेरी है एक वो? डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, और जब उसकी ओपनिंग होगी तो सभी दुनिया देखेगी। उसमें मेरी उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, दिल्ली तक जो मैंने संघर्ष किया है, एक एक मेल के शरीर से एक फीमेल के शरीर में आना, वो सारी चीज़ें, हमारे साथ कैसे बुलिंग होती है, रोज़ हमारे साथ कैसे हरासमेंट होता है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो जब भी वो होगा उसका तो सभी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपने तो खैर बहुत बड़ा कदम उठाया और आज आप इतनी खुल के जिंदगी जी रही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके टाइप के कई लोग जो हैं वो अंदर ही घुट के रह जाते हैं? ये अक्सर होता है। हमें दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मैं अभी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मुझे मेल का भी रोल करना है, फीमेल का भी करना है, घर वाले, समाज, पड़ोसी क्या ना बोलें। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर है जो सारी ज़िंदगी बीत गई या मर गए ऐसे घुट के जीना, उनको अभी अपनी पहचान ही नहीं मिल पाई कि मैं क्या हूँ, या मैं औरत हूँ या मर्द हूँ। तो ऐसा कर करके ना हमें बहुत वो झेलना पड़ता है। प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती जी। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एलजीबीटी कम्युनिटी आपका कैसे काम कर रही है, क्या क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? एलजीबीटी के राइट के लिए मैम ये काम कर रही हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि जो हम अंदर से वही बाहर से हो। जैसे मैं एक लड़का था पहले, मैं लड़की बनी, अब मैं खुल के जी रही हूँ। तो मुझे अब जो खुशी मुझे अब हो रही है वो एलजीबीटी में सब यही चीज़ होती है। लेस्बियन को भी वही दिक्कतें झेलनी पड़ती है, गे जो होता है बायोसेक्सुअल, उनको सबको ये जो समाज हमने एक्सेप्ट नहीं करता है, कह रहे हो तो मिठा जा रहा, छक्का जा रहा तो गे है। वैसे ये चीज़ें थोड़ा सा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हम भी इंसान हैं, हमारे माँ बाप है। मैं तो यही गुजारिश करूँगी सबके माँ बाप से, अगर किसी के घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो तो उसे शिक्षित करे, पढ़ाए लिखाए, और उसे उसके योग्य बनाएं कि वो अपनी पहचान कुछ अलग फील्ड में या कुछ पढ़ लिख करके बड़ा नाम कमाए। तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने तो अक्सर देखा होगा कि अपने ही माता पिता छोड़ के चले जाते हैं। अभी एक मूवी आई सुष्मिता सेन की, शायद आपने देखी होगी। तो उससे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि उसने कैसे सरवाइव किया। तो वही चीज़ मैं हर एलजीबीटीक्यू को यही बताऊंगी कि आप खुल के आओ। समाज, हमें सरकार ने भी और समाज ने भी, जिंदगी जियो अपनी, खुल के आओ बाहर और अपने आप को एक्सेप्ट करो। तो ये चीज़ है। अच्छा, आपका मॉडलिंग या कुछ और करने का भी इरादा है आगे? मॉडलिंग का तो नहीं है मैम, लेकिन मॉडलिंग में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मुझे एज ए सोशल वर्कर, समाज सेवा, जैसे कोई भूखा ना रहे, जैसे कोई वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मेरे माँ बाप खुद ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं करती रहती हूँ। कभी किसी धर्मशाला, अनाथ आश्रम में चली गई या वृद्धाश्रम में चली गई, वहाँ भी मैं ये चीज़ें करती रहती हूँ। मैंने कहा एक वो हो जो मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, वो किसी और के माँ बाप की तो कर सकूँ। बहुत अच्छी भावना है तो कि ये जो चीज़ है। माता पिता ने उन्हें दुत्कारा तो वो चाहते हैं ऐसे जो दुत्कारे हुए समाज के लोग हैं उन्हें मैं अपना सकूं, उनका सहारा मैं बन सकूं। अच्छा, और कोई आपकी नई पहल हो जो हमें पता ना हो, कुछ और आपका मन हो करने का? नई पहल तो यही है मैम कि हमें एक्सेप्टेंस मिले, और जो जिस धारणा से लोग हमें देखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग हमें देख कर डर जाते हैं कि पैसे मांगने आए, तो ये नहीं है। हर कोई नहीं है उन चीज़ों में इन्वॉल्व। लेकिन जो एक समाज की और हमारे बीच की दूरी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और हमें भी वही राइट मिले जो आप लोगों को मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी के आज स्टूडियो में आप आए, अपने इतना प्यारा सा अपना जो इंटरव्यू दिया और खुल के कई बातें सामने भी रखी, और खास करके सेक्स वर्कर और ताली बजाने वाली बात बिल्कुल सही है। अगर रोजगार मिलेगा तो शायद दिशाहीन नहीं होंगे ये लोग भी। तो आप हमारी जो पहाड़ की बाकी नौनियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। मैं आप सब नमस्ते कर दो, और मैं भी गढ़वाली छूँ, और मैं यही मैसेज देना चाहूँ सब थे कि अगर भी कोई मेरे जैसा किसी के घर में बच्चा होता है तो उसे दुत्कारे ना, पढ़ाए लिखाए। क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि पहाड़ों में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
जो मेरे कांटेक्ट में भी है लेकिन खुल के बाहर नहीं आना चाहते, तो सब कहते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते छो मेरे की, सब हम तो एक्सेप्ट करा, हम भी इंसान से कहे माँ बाप के, हम भी औलाद से, तो नमस्ते। कितना अच्छा मैसेज दिया, और बिल्कुल अपनी बोली में। तो भाई हमारे पहाड़ी हैं, और जाहिर सी बात है जो उन्होंने झेला है वो वही कह रहा है कि अगर आपके परिवार में ऐसा बच्चा होता है तो उसके पाले, ताकि वो पद भ्रमित ना हो, कल को फिर ये कहने को ना मिले कि तू यहाँ चला गया, तू वहां चला गया, उसे सामान्य बच्चे की तो एजुकेशन दी जाए। अक्सर ये होता है कि बच्चे को यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और अपने जीवन की सच्चाई बताने के लिए अदिति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।